फिल्मों में पटकथा और संवाद लिखने वाले आज एक युवा शख्सियत के साथ हम हैं, जो गांव से पढ़ाई जिनकी शुरू हुई और पूरे परिवार के लोग, यूं कहा जाए पत्नी भी कई सीरियल में काम की है। निमकी मुखिया में निमकी की सासू माँ थी और कई एक पटकथाओं का जिन्होंने लिखा है, संवाद लिखा है, लगातार सक्रिय रहते हैं, गांव में आ गए हैं। और हम हैं योगेश विक्रांत जी के साथ। शुभकामना यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे पर, और उनके घर हैं हम। योगेश जी की पढ़ाई लिखाई गांव से ही शुरू हुई, बाद में गाजीपुर जिला मुख्यालय से इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया। प्रयागराज इलाहाबाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई। तत्पश्चात यह माया नगरी मुंबई में गए। इनके भाई साहब को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने कई फिल्मों में पटकथा लिखा, संवाद, और यह सब करने के बाद आमिर खान को पीके फिल्म में उन्होंने हिंदी क्या भोजपुरी सिखाया, और भोजपुरी गुरु कहे जाते हैं। आमिर खान कई जगह इसका उल्लेख भी किए हैं। आइए हम बात करते हैं और कई बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से किया आपने, कैसे मन में आया कि यह सब चीज़ करना चाहिए? असल में मैं तो गांव में ही पढ़ा लिखा। यहीं के प्राइमरी स्कूल से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की, 6, 7, 8 की पढ़ाई जूनियर हाई स्कूल से की। और मज़ेदार बात यह है, मैं वहाँ भी बड़े गर्व से कहता हूँ अपने गांव के बारे में कि मेरा गांव एक कल्चरल गांव है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें छत नहीं थी, तो बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि बस्ता भीगने लगता था और हम लोग फिर घर ही आना पड़ता था। हम लोग कभी कभी बारिश का यही फ़ायदा ले लेते थे कि घर आ जाते थे। तो एक ऐसे गांव से उठकर जहां आपको बैठने की व्यवस्था न हो, आप घर से बोरी लेकर जाते हैं, उस पर बैठते हैं। अभी के स्कूलों में शायद ये सब व्यवस्था आ गई है, लेकिन हम लोग घर से बैठने के लिए बोरी ले जाते थे। और वो ज़माना ऐसा था कि 90% लड़कों के लड़कियों के पैर में चप्पल नहीं होती थी जब हम पढ़ने जाते थे। 10% ही पहनते थे, वो भी इस डर के साथ कि चोरी हो जाएगा। इधर आपने देखा है विद्यालय को क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी ठीक हो गया। मैं प्राइमरी स्कूल में गया था, उसकी छतें सब अच्छी हो गई। छतें अभी टपकती हैं बरसात में आपने, और दीवारें आज भी फटी हैं। हाँ। हैंडपंप आज भी जहर उगलता है। हाँ, ये सब तो अभी भी है, लेकिन उस ज़माने में तो छत थी ही नहीं। और हम लोग पेड़ के नीचे, वहाँ एक पेड़ होता था, उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। टीचर लोग वहीं कुर्सी लगा के बैठते थे। घर से हम बैठने की व्यवस्था ले आते थे। लंच के वक्त हम घर आते थे, खाना खाकर जाते थे। तो उसके मुकाबले थोड़ा सा बेटर है। ड्रेस वेस उस ज़माने में भी नहीं था। बहुत सारे बच्चे थे जो पैंट के साथ शर्ट पहनने की तमीज़ भी नहीं पता थी, पैजामा और शर्ट पहनकर जाते थे। तो एक ऐसे स्कूल में जहाँ रस्टिकपन, एकदम देसीपना पूरी तरह से था, कोई भी ऐसी संस्कृति जो बाहर स्कूलों में आज है वो नहीं थी। उन स्कूलों से मैं ये गर्व ये होता है कि बहुत सारे लड़के हमारे बैच के ऐसे हैं जो आज सिनेमा या टीवी या दूसरे अन्य क्षेत्रों में अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और उन बच्चों को कंपटीशन दे रहे हैं जो बहुत महंगे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, बहुत हाई क्लास सोसाइटी से आए हैं। उनके बीच में वो उनको कंपटीशन दे रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। दोस्तों, गंगा के किनारे बसा हुआ है गांव युवराजपुर। युवराज नाम बड़ा प्यारा है और उसी के अनुसार यहाँ प्रतिभाएं भी जन्म ली हैं। दर्जनों लोगों ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के इंटरनेशनल स्तर तक अपना लोहा मनवाया है तमाम खेलों में, और ऐसे अनेकानेक क्षेत्रों में। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भी युवराजपुर का नाम काफ़ी अग्रिम पंक्ति में है। युवराजपुर, पटकनिया इधर के जो गांव हैं। तो योगेश विक्रांत जी, आप यहाँ से पढ़ाई करके और फिर प्रयागराज गए। मुंबई कब? यहाँ से जाने के बाद मैं पहले गाजीपुर से मैंने हाई स्कूल और 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद मैं इलाहाबाद गया, जहाँ मैं पहले तो गया था कंपटीशन के लिए, या कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लेने के लिए। लेकिन मेरी दिलचस्पी साहित्य में और कला में हो गई, तो मैं वहाँ साहित्यकारों के संपर्क में आ गया। और धीरे धीरे पत्रकारिता, साहित्य, रंगमंच, कला और कह सकते हैं संगीत, इन सब के शख्सियतों से वहाँ मिला इलाहाबाद में। और सब में घुस कर, वो कहते हैं ना कि 100 जूता खा तमाशा घुस के देख, तो मैं सब में घुसा। म्यूज़िक में मैंने तबला से प्रभाकर किया। मैं अपने गांव का पहला ग्रेजुएट हूं तबला से। और पहली बार जब गांव तबला लेके आया तो बड़ा हंसी का पात्र बनाया गया कि अब लो, अभी मंच पे यहाँ नाचेगा। मास्टर साहब का लड़का इतने, मास्टर साहब का लड़का बर्बाद हो गया। कोल्हू के लिए था पाँचर भी नहीं बन पाया, इस तरह की बातें कही गई।
फिर मैं रंगमंच में 9 साल थिएटर किया इलाहाबाद से। लगभग सभी बड़े साहित्यिक कृतियों पर हमने नाटक किए, चाहे वो महाभोज हो, मैला आंचल हो, लटिया की छोकरी हो, बर्तोल्त ब्रेख्त का खड़िया का घेरा हो। इस तरह के बहुत सारे नाटकों में मैंने कुछ में निर्देशन, कुछ में एक्टिंग दोनों किया। और पहली बार पत्रकारिता में मेरी एक कविता छपी आज में वो कविता छपी तो 40 रुपये का मनी ऑर्डर आया। तो मेरे पिताजी बड़े हंसे कि ये 40 रुपये से घर चलेगा। तो मेरी माँ ने कहा कि आज 40 मिला है, कल 4 लाख मिलेगा इसी लेखनी के लिए। क्या बात। तो ये बहुत बड़ा। कौन सी कविता थी, स्मरण तो होगा ही? बरसात पर एक कविता थी, लेकिन अब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, बट दूसरी कविता एक सुना देता हूँ, कविता की जब बात आ ही गई है तो। वो ऐसे जैसे झूम के सुनाते हैं कवि सम्मेलनों में। एक कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन मेरे गांव के लिए बहुत सटीक है। जिन्हें तैरना नहीं आया डराते रहे बच्चों को, जिन्हें तैरना नहीं आया डराते रहे बच्चों को, ताउम्र नदी से नदी में आती बाढ़ से। जिन्हें तैरना नहीं आया डराते रहे बच्चों को, ताउम्र नदी से नदी में आती बाढ़ से। पर हर पीढ़ी इस बात की गवाह है, पर हर पीढ़ी इस बात की गवाह है कि जब जब नदी में आई बाढ़, एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैरना सीख गई, एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैरना सीख गई। तो ये हमारे गांव के लिए सटीक है। और कविताएं मेरी छपनी शुरू हो गई और मैं रेडियो में भी पढ़ने लगा। फिर मैंने युवाणी में कंपेयरिंग का एग्ज़ाम दिया तो मैं पास हुआ, और होस्ट के तौर पे मैंने 6 साल वहाँ काम किया। फिर दूरदर्शन में मैं गया ऑडिशन देने। तो एक नया इलाहाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो उसमें कमर अहमद करके एक स्टेशन डायरेक्टर थे वहाँ के निदेशक। तो उन्होंने कहा कि कंपेयरिंग करके बताओ। मैंने कहा किस भाषा में? तो बोले पहले इलाहाबादी में करो। तो मैंने इलाहाबादी में उनको करके बताया। फिर उन्होंने कहा और किसी में? मैंने कहा भोजपुरी में करके बताता हूँ। फिर भोजपुरी में बताया। तो कहे और कोई? मैंने कहा छत्तीसगढ़ी में भी बता सकता हूँ। अच्छा। और उस समय मैं लटिया की छोकरी नाटक कर रहा था जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ी बोली का इस्तेमाल किया था। मैंने छत्तीसगढ़ी में सुनाया तो खुश हो गए क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। अच्छा, अरे वाह। तो उन्होंने कहा पक्का हो गया। उसके बाद मैं दूरदर्शन में 3 साल तक कंपेयरिंग किया, बम्बई जाने के पहले तक। और मैंने एक पत्रिका भी निकालनी शुरू की थी, सांस्कृतिक समुच्चय। अच्छा। तो उसमें धर्मयुग की तरह वो पत्रिका दिखती थी। अंदर उसमें पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, फोक सब पर होता था, साहित्य होता था, कविता होती थी, सब कुछ होता था। तो उसकी बड़ी सराहना हुई। और इंडिया टुडे में जो पत्रिकाओं की समीक्षा आती थी उसमें भी उसका जिक्र आया था, हंस में आया था, सब जगह उसका जिक्र आया। फिर मैंने समुच्चय सम्मान शुरू किया। उसमें पहला सम्मान हमने कैलाश गौतम को दिया, दूसरी बार काशीनाथ सिंह को दिया। तो एक तरीके से पूरे देश में इस पर बात हुई साहित्यिक हल्के में कि एक अच्छा सम्मान शुरू हुआ है और एक अच्छी मैगजीन आई है। लेकिन 2004 में कुछ स्थितियां ऐसी करवट ली कि मैं अपना पीएचडी छोड़कर मैं मुंबई की ओर रुख कर गया। उसके पहले हमने खूब पत्रकारिता करी थी इलाहाबाद में। लेकिन पत्रकारिता के बारे में एक शब्द कहूँगा कि मुझे एक बात लगता था कि ये अखबार है, आज लिखता हूँ, कल उस पर लोग चाट चुरमुरा खा लेते हैं और वो डस्टबिन में चला जाता है। मुझे लगा कुछ ऐसा काम करें जो रहे, जो ख़त्म ना हो। तो मुझे यही लगा कि सिनेमा और टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बन जाएगा तो कभी भी आप देख सकते हो। तो मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं था। वहाँ जाना इतना मुश्किल था कि कहते हैं ना कि बड़े शहर की चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी होती हैं। छोटी जगह में आसान होता है अपने नाम कमा लेना, 4 लोग जल्दी जान जाते हैं, लेकिन जहाँ समुंदर हो वहाँ तो थपेड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शुरुआत में मैं फिल्म डायरेक्टरी लेके बैठता था और वहाँ वो लाल डब्बे वाला एक टेलीफोन का रिसीवर होता था जिसमें सिक्के डालने पर आप बात करते थे घुमा करके। तो मैं डायरेक्टरी से 10-12 राइटर्स के नाम और फ़ोन नंबर लेकर जाता था और सिक्के ढेर सारे लेकर जाता था। फ़ोन करके रैंडम डायल करता था कि मैं राइटर हूँ, मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, किसी को असिस्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें कई बार ऐसे ऐसे दिलचस्प चीज़ें हुई हैं जो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। एक मैंने नंबर डायल किया और उधर से किसी लेडी ने उठाया और कहा कि हाँ बोलिए। मैंने कहा फला राइटर से मुझे बात करनी है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो बोले आपको किसने नंबर दिया? मैंने कहा डायरेक्टरी से लिया। उनको गुजरे हुए 10 साल हो गए। तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि ये आदमी 10 साल पहले मर चुका है, मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ। ऐसे कई घटनाएं हुई।
फिर फाइनली नीरज पाठक मिले, जिन्होंने नीरज पाठक से पहले रूमी जाफरी और मनोज लालवानी एक फ़िल्म किए थे यस बॉस, तो उनके पास गया तो उनके लिए मैंने पार्टनर फिल्म के लिए घोस्ट राइटिंग की। फिर उसके बाद मैं नीरज पाठक के संपर्क में आया तो अपने के लिए घोस्ट राइटिंग की। उन्होंने मुझे मौका दिया राइट या रॉन्ग में बतौर एसोसिएट राइटर, स्क्रीन पे भी काम भी करवाया और लिखवाया भी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे सिनेमा के गुरु जो हैं नीरज पाठक हैं। उन्होंने बाद में भैया जी सुपर हिट भी अभी बनाई थी, अभी वो वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं। तो उनके साथ तो मेरा एसोसिएशन है आगे भी काम करने के लिए। फिर मैं टेलीविज़न में एक गाने के लिए जाना गया, अगले जन्म में है बिटिया ही की जो। तो उसका टाइटल ट्रैक लिखा, काफ़ी सराहना हुई, उसके बहुत सारे अंतरे लिखा, वो भी आए। फिर उसके और भी गाने लिखे, फिर प्रतिज्ञा के भी गाने लिखे। और गाने के लिखने के बाद टीवी में मुझे मौका मिला पहली बार डायलॉग राइटिंग के लिए। तो डायलॉग राइटिंग में मैंने भागों वाली बाटें अपनी तकदीर मेरा पहला शो था। अपनों के लिए गीता का धर्म, उसमें स्टोरी डायलॉग स्क्रीन प्ले तीनों किया। फिर उसके बाद आया हाउस वाइफ है सब जानती है, काली एक पुनर्अवतार, और इस तरह से 15-16 सीरियल, आखिर बहू भी तो बेटी ही है, बड़ी देवरानी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है सीरियल्स की जो लिखता जा रहा हूँ लगातार। अभी मैं लिख रहा हूँ एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डायलॉग। तो ये सिलसिला जारी है, टीवी और वेब के लिए भी काम कर रहा हूँ। लेकिन बम्बई में ये जगह बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारे लोगों से होकर गुजरे हैं और सीखने को भी कैसी कैसी चीज़ें मिली हैं, छोटी छोटी एक एक बात। एक राइटर ने मुझे बोला कि योगेश कभी भी कहानी लिखना ना तो उसमें ऐसे मत लिखना कि कोई एक ऐसी जगह मिलती है, कोई एक ऐसा आदमी मिलता है, कोई क्यों कैसे कहीं छोड़ना मत। अगर तुम लिख रहे हो कोई एक ऐसा आदमी मिलता है तो बताओ कि कौन आदमी मिलता है, वरना वो आगे जाके तुम्हें कहानी में बहुत प्रॉब्लम देगा। तो जिस वक्त जो कोई क्यों कौन आ रहा है ना, उसको तुरंत सॉल्व कर लो, वरना तुम्हारी कहानी कमज़ोर हो जाएगी। तो एक आदमी ने ये ऐसे मंत्र दिया। ऐसे ही मुझे एक राइटर ने बताया कि मणिरत्नम ने कहा है कि जो फिल्म की कहानी 3 लाइन में आ जाए वो फिल्म सुपरहिट है। तो ये एक मंत्र आया। कब, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो 5 क्वेश्चन मार्क हैं, ये अगर आपने किसी कहानी में सॉल्व कर लिया तो वो कहानी मजबूत हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें सिनेमा और सीरियल की दुनिया में मुझे लोगों ने बताया। फिर एक बताया कि अगर रावण नहीं होगा तो रामायण नहीं होगी, तो इसलिए हमेशा विलेन को पावरफुल बनाओ। और राम का वजूद भी नहीं रहेगा, राम ही नहीं होंगे जब रावण नहीं होगा। तो रावण किसी भी कहानी के लिए अनिवार्य है। जितना विलेन मजबूत होगा उतना हीरो हीरोइन मजबूत होगा। चलिए, बात रावण की आ गई है। अब हम दाम्पत्य जीवन की तरफ भी थोड़ा सा, आपकी श्रीमती जी हैं, कई फिल्मों में काम की हैं और निमकी मुखिया में उन्होंने सासू माँ का रोल किया है। सासू माँ का बड़ा आक्रामक रोल है उसमें। और किसी विलेन को लोग देखते हैं तो जितना नायक के प्रति आत्मविश्वास और जितनी श्रद्धा होती है, विलेन के प्रति उतना ही आक्रोश मन में होता है। निजी जीवन में कैसा है और क्या नाम है आपकी श्रीमती जी का? मेरी श्रीमती गरिमा है और गरिमा विक्रांत सिंह स्क्रीन नेम है जी। गरिमा श्रीवास्तव के नाम से उन्हें लोग जानते हैं इलाहाबाद से। और हम मिले थे 1996 में और 5 सालों के बाद 2001 में हमने शादी की। शादी इसलिए दिलचस्प हो जाती है कि पहली एक औपचारिक तौर पर पहली शादी है गांव की जो इंटरकास्ट मैरिज थी, जिसको डंके की चोट पर हमने बारात ले जाकर किया। कोई चोरी छुपे नहीं, डंके की चोट पर। किस सन में हुआ था ये? 2001 में हमने किया था, 26 फरवरी को। तो उस 5 सालों में हमने काफ़ी लोगों को मनाने की कोशिश की, दोनों घरों में बहुत सारे लॉजिक देने पड़े। और आपको बताऊंगा तो उपन्यास की कहानी की 20 साल आपकी शादी के हो गए। हाँ। आप लग नहीं रहे हैं कि 20 साल। किस उम्र में आपने किया था? हमने जब शादी की थी तो हम 25 साल के थे। अभी मैं 45 का हूँ। मतलब नजर न लगे आपको। इसका राज क्या है? चलिए उस पर राज गरिमा जी पर जाएंगे, उसके पहले राज क्या है इसका? वो है ना कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने शादी का कार्ड छपवाया था तो वो पहली शादी का कार्ड है जिसमें शुभ विवाह नहीं लिखा था। अच्छा। जिसमें प्रेम विवाह लिखा था। अच्छा। इलाहाबाद में एक साहित्यकार थी ममता कालिया, अभी हैं वो दिल्ली में है, और रविंद्र कालिया थे, उस वक्त जीवित थे वो। तो उन लोगों ने, उस दिन कई शादियां थीं, तो उन्होंने कहा कि रवि, हम तो बहुत सारे शुभ विवाह में जा चुके हैं, ये प्रेम विवाह एक बार चल के देखते हैं। तो वो लोग आए थे और बाद में उन्हें बताया कि ऐसा हुआ था। 20 साल पहले कायस्थ परिवार में अगर देखा जाए, जैसा कि उन्होंने बताया, गरिमा श्रीवास्तव नाम है पूरा उनका, गरिमा विक्रांत
ऐसे करके सिंह। स्क्रीन नेम उनका गरिमा विक्रांत सिंह है। हाँ, तो जैसे उस रूप में वह काफ़ी आक्रामक दिखी। संपूर्ण वेग में वह जो सासू का जो उस तरह का रोल होता है। निजी जीवन में क्या है? निजी जीवन में बहुत प्यारा सा संबंध है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हमारे प्यार की जो अगली पीढ़ी है वो भी आ चुकी है, वेरा विक्रांत सिंह। और उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग रहते होंगे। और गरिमा बहुत स्पोर्टिंग है निजी जीवन में। और मेरे घर में अगर वो हैं तो मेरे माँ बाप चाहते हैं कि तुम रहने दो, वो करवा लेगी। हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, मुझसे ज़्यादा स्पोर्टिंग है और एक्टिव हैं। तो लीडरशिप बहुत कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर। तो घर को संभालने और एक्टिवली बाहर कुछ करना है तो वो आगे आगे होंगी। वो मतलब एक सेकेंड जो है सुस्त नहीं रह सकती हैं, दौड़ती भागती रहती हैं। विक्रांत का शाब्दिक अर्थ क्या, आक्रामक और कुछ किस तरह के का? बारे में मैं नहीं जानता था बचपन में। तो मैं गीता पढ़ रहा था, तो गीता के पहले अध्याय की 6वीं लाइन में एक श्लोक था, युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च पुत्र वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथी। तो इस लाइन में जो विक्रांत का आया नाम, उसका अर्थ मैंने देखा तो लिखा था पराक्रमी युधामन्यु। अभिमन्यु नहीं, पराक्रमी युधामन्यु। तो वहाँ मुझे पता चला कि विक्रांत का मतलब पराक्रमी होता है। और फिर पता चला कि INS विक्रांत 1971 की लड़ाई में जो भारतीय नौसेना का जहाज़ था उसका नाम भी विक्रांत था। और मेरा नाम रखा उसी के आधार पर गया था, INS विक्रांत के नाम पर। मेरे फादर को पता था तो उन्होंने उसी से मेरा नाम विक्रांत रख दिया। लेकिन विक्रांत नाम से मैं इतना आक्रामक हो गया था कि प्राइमरी में मैं मतलब गलत करने पर कोई मेरे साथ गलत करता मैं बर्दाश्त नहीं करता, मार देता था। कई मेरे पुराने झगड़े जो प्राइमरी के आज तक बरकरार हैं। तो उसको कम करने के लिए मेरे फादर ने उसमें योगेश जोड़ा, जिसका असर भी पड़ा। जैसे जैसे मैं कॉलेज लाइफ में गया, मेरा पहला नाम ही लोग लेने लगे, समझने लगे कि विक्रांत टाइटल है, योगेश नाम है, तो योगेश बोलने लगे लोग। तो योगेश बोलने के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व में भी बदलाव है। मैं थोड़ा धीर गंभीर हो गया उतना। क्या नाम का भी एक असर है क्या, उस तरह का मानते हैं आप? मानना जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चीज़ों का असर तो पड़ता है। शब्दों का अपना अस्तित्व है, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। शब्द की अपनी सत्ता है, और नहीं होती सत्ता तो इतना साहित्य और इतना जो भी हुआ है वो इस लेवल पर नहीं होते। तो नाम अगर आपका है तो नाम के आधार पे काम पे भी फर्क पड़ेगा।